अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी आपके पास रिएक्शन है तो उसकी कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी होती है। हम उसे प्रोसीड करवाने के लिए, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर जो एनर्जी लगाते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दूध और चाय चाहिए। दूध और चाय को जब हम मिक्स करते हैं वो थोड़ी बहुत उसके अंदर हल हो जाती है। हल हो जाने के बाद उसके बाद हम उसे हीट करते हैं। उसे बनाने के लिए उसे हीट कर रहे होते हैं। वो जो उसे हम हीट दे रहे होते हैं उस हीट को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? The minimum amount of energy which molecules must have in addition to their average kinetic energy to form an activated complex। कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये टर्म एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या चीज़ है। नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय EA। यूनिट इसका क्या होगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन जॉल। जॉल के थ्रू हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो वो कहता है कोई भी रिएक्शन हो, पार्टिकल्स हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जब कोई रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ती है। और वो जो एनर्जी हम दे रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मस्ट फॉर होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज है? जितने भी रिएक्शन है ऑलमोस्ट होमोजेनियस मिक्सचर ही होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं होते। होमोजेनियस मिक्सचर उसके अंदर हल हो जाना, ऐसा मिक्सचर जो एक दूसरे के अंदर हल हो जाए उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जिस तरह हम वाटर के अंदर साल्ट डालते हैं तो उसके अंदर हल हो जाता है, उसे हम कहते हैं होमोजेनियस। और ऐसा मिक्सचर जो दूसरे के अंदर हल ना हो उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, वाटर, सैंड, ऑयल। वाटर आपके पास हो, सैंड हो और ऑयल हो तो वो एक दूसरे के अंदर हल नहीं होंगे तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जिस तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, चिकन, नूडल। ये आपके पास जो है चिकन और नूडल, जब हम सूप बनाते हैं तो वो जो सूप हमारे पास होगा वो भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि उसके अंदर हल हो जाना, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर उसके अंदर हल नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, हेट्रो। जिस तरह सैंड, मैंने पहले भी आपको बताया, सैंड, वाटर, ऑयल, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। वाटर का साल्ट के अंदर हल हो जाना वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, एंड कोलाइड विद वन अनदर। होमोजेनियस मिक्सचर हो और उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वो स्ट्राइक करने के दौरान वहाँ पर रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास एनर्जी है वो उसे हम दे रहे होते हैं। इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्टिवेशन EA, इसे हम EA से शो कर रहे हैं तो ये इज वेरी हाई एट एनी रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सिंपली रिबाउंड्स आफ्टर कूलिंग। यहाँ पर दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक है इफेक्टिव कूलिंग और दूसरा है इनइफेक्टिव कूलिंग। इफेक्टिव कूलिंग, जब इफेक्टिव कूलिंग होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को गेन करते हैं और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज ये देखिएगा, ये हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। ये है A2 A2 और ये है B2। एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, दूसरा हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के दौरान हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं
तो जो मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी को गेन करेंगे, उतनी एनर्जी गेन करेंगे कि ये क्या करेंगे, एनर्जी को गेन कर रहे हैं। जब ये एनर्जी को गेन कर लेंगे तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देंगे, तो कोलिजन हो रही होगी। जो एनर्जी को गेन कर लेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देंगे, उनके दरमियान प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही होगी। इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन उसे हम कहेंगे। इस तरह की कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन, कि मॉलिक्यूल्स का आपस में स्ट्राइक करना, कोलाइड करने के बाद वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करें, गेन करने के बाद वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे और उनके दरमियान प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, तो इस तरह की कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन इनइफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, वो एनर्जी को गेन नहीं कर पाते, वो एक दूसरे के कोलाइड करते हैं, एनर्जी को गेन नहीं करते तो वो रिबाउंस हो जाते हैं, उनके दरमियान प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते, तो वो मॉलिक्यूल्स रिबाउंस बैक चले जाते हैं। जो मॉलिक्यूल वापस चले जाते हैं वो रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होते, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस तरह की कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन। और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, इस तरह को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड इफेक्टिव कोलिजन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बता भी दिया हुआ है, इफेक्टिव कोलिजन, फॉर दिस कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनके दरमियान प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही होती, और इनइफेक्टिव के दरमियान प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो रही होती, वो प्रॉपर एनर्जी को गेन नहीं कर पाते। इसके बाद द कोलिजन आर इफेक्टिव, यहाँ पर देखिएगा द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, EC का मतलब है इफेक्टिव कोलिजन। जितनी इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी, जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन ज्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन, जितना वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनाएंगे, उतना यहाँ पर जितना टेम्परेचर हम ज्यादा करते जाएंगे, कोई भी रिएक्शन है टेम्परेचर ज्यादा करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा करते जा रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी, वो मैक्सिमम एनर्जी को गेन करेंगे, और वो उतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज एक मॉलिक्यूल A2 का ये पड़ा हुआ है, A2 का ये पड़ा हुआ है, B2 का ये पड़ा हुआ है, B2 का ये पड़ा हुआ है, इसमें से जो एनर्जी को ये वाला और ये वाला तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये वाला और ये वाला आपस में अटैक होंगे और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही वो क्या करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते जाएंगे। जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा बनती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ये MCQs में आ जाता होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगी और साथ साथ उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास A और B है। यहाँ पर देखिएगा ये रिएक्टेंट है, ये A और B है। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, ये हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो इसलिए रिएक्टेंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास रिएक्टेंट था, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेसिकली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, या तो ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अनस्टेबल है, शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांजिएंट स्पीशीज है और इमीडिएटली चेंज इनटू द प्रोडक्ट, फौरन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद व्हेन कोलिजन मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, ऐसे मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, दे शो डाउन कोलाइड अपार्ट, और एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं और वो प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन चेंज इन एच एंड ई, ये इंथैल्पी है। ये चेंज इन एच आप लिखने का मतलब है इंथैल्पी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, ये इंथैल्पी। ये ओवरऑल तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमने कितनी एनर्जी इसे प्रोवाइड की है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है, रिएक्टेंट की पहले एनर्जी कितनी थी और उसके बाद एनर्जी कितनी आई, तो उनमें से हम क्या करेंगे, इनको
माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इंथैल्पी जो है रिएक्शन की वो हमारे पास जो है वो आ जाएगी, हीट ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो है वो आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन चेंज इन एच एंड ई, दोनों के दरमियान रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब है हीट को रिलीज करना, एंडो का मतलब है हीट को एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ पर देखिएगा ये हीट को ऐसा रिएक्टेंट जो कि हीट को रिलीज कर रहा है, अब ये हीट को रिलीज कर रहा है, अगर ये हीट को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये कि ये हीट को रिलीज कर रहा है तो इसका रिएक्टेंट ऊपर होगा, क्योंकि इसके पास रिएक्टेंट के पास तो पहले ही एनर्जी प्रेजेंट है, रिलीज कर रहा है, एनर्जी पहले ही इसके पास प्रेजेंट है। जब इसके पास एनर्जी पहले प्रेजेंट है तो ये रिएक्टेंट ऊपर जाएगा क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिएगा एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये पहले ही एनर्जी को रिलीज कर रहा है। जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसके पास पहले ही एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज रिलीज एज हीट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम डिक्रीज करते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को तो हमारे पास जो यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक के अंदर इसका ग्राफ और तरह से बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट हमारे पास नीचे आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट एंडो ये हीट को एब्जॉर्ब पहले करेगा, जैसे हम हीट इसे देंगे तो ये पहले क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब है ये पहले हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हम इसे हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है। रिएक्टेंट पहले एब्जॉर्ब करेंगे तो तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसका रिएक्टेंट के दरमियान जो यहाँ पर डिफरेंस होगा, रिएक्टेंट नीचे होंगे, प्रोडक्ट बाद में होंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चला चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों के दरमियान जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनर्जी बैरियर है, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्सो हो। ये एनर्जी बैरियर है, इसका ये एनर्जी बैरियर है और इसका ये एनर्जी बैरियर है। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट बताता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन और यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन EA is less forward than backward direction। अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि EA is less forward than backward direction। अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर ये रिवर्स हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये तो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात बताई है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो तब क्या होगा, तब यहाँ पर देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर फॉरवर्ड देन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखिएगा ये है इसका फॉरवर्ड, ये है इसका रिवर्स। तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी और रिवर्स के लिए हमें कम लगानी पड़ेगी। अगर हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एंडो की बात कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। तो ये इसका रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन चेंज इन एच एंड EA। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आ रहा है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो तरह के हम यहाँ पर जो है वो ऑर्डर रिएक्शन को फाइंड करने के लिए करेंगे, एक है हाफ लाइफ मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ लाइफ मेथड की बात करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया था, हाफ लाइफ पीरियड 1/2 हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपके पास है हाफ लाइफ मेथड। मैथमेटिकली फॉर्म एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और T1/2 n इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ
ऑफ रिएक्शन। अब इसकी हम मैथमेटिकली फॉर्म को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इसकी मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।